वेलकम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री में मैंने एक इंट्रोडक्टरी सा नोट प्रिपेयर किया है कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। इसको पहले देख लेते हैं और इसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे इंडिविजुअली जो हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ बाय डेफिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी उन केमिकल्स या सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री है जो हमारी लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सस्टेन करते हैं, बनाते भी हैं और संभालते भी हैं। सो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ और केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस विच कॉन्स्टिट्यूट, सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। दूसरे लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो इंटरेक्शन है किसकी, ऑफ इनएनिमेट मॉलिक्यूल्स टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन लाइफ। गैर जिंदा मॉलिक्यूल्स जो हैं जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ज़िंदगी बख्श बन जाते हैं और वो फिर बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे कार्बन का लफ्ज़ लिखा है। कार्बन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और कार्बन बेस्ड लाइफ की अगर हम बात करें, कार्बन बेस्ड लाइफ की, तो कार्बन बेस्ड लाइफ जो है ये सारी की सारी कार्बन के गिर्द घूमती है। तो कार्बन के साथ उसका एक साथी है हाइड्रोजन और दूसरा साथी है ऑक्सीजन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं और इनकी एग्जिस्टेंस और इसके बाद इनकी आपस में जो इंटरेक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ को की इब्तदा में भी ये मौजूद थे। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो मीथेन हमारे जहन में पहला हाइड्रोकार्बन है जो आता है। तो जब हमने साइंटिस्ट ने हमारी ज़मीन या हमारी कायनात की या कुर्रा अर्ज़ की स्टार्टिंग पॉइंट को स्टडी किया तो उस टाइम पे मीथेन गैस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस थी जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का हिस्सा थी। पॉइंट ये है कि जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस ये हमारी ज़िंदगी की हमारी जो इस गैलेक्सी की या हमारी कायनात की या हमारी ज़मीन की जो इब्तदा है और वहाँ पे ये मीथेन गैस इन्वॉल्व थी और मौजूद थी, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा थी। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो हिस्सा हो गए और इसके साथ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये हमें ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन इज़ अ नेसेसिटी, क्योंकि जब ज़िंदगी की इब्तदा की बात आएगी तो सांस लेने की भी बात आएगी, ऑक्सीडेशन की बात आएगी। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये म्यूचुअल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलते हैं, इब्तदा से चलते आ रहे हैं ज़िंदगी की। और ऑक्सीजन जो है वो उसका एसेंशियल है, नेसेसिटी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर स्टडी करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायो है, ट्रायो। और ये ट्रायो जो है डियर स्टूडेंट्स ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाइफ को मेंटेन, इनिशिएट करने से लेके सस्टेन करने तक अभी ये जारी और सारी हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें कर दी है। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फ़र जो हैं ये थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं और जो फास्फोरस है और सल्फ़र है ये मेटलॉइड्स हैं और ये ऑक्सीजन फैमिली का हिस्सा है सल्फ़र। फास्फोरस जो है ये नाइट्रोजन फैमिली का हिस्सा है। पॉइंट ये है कि ये भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। टेट्रा वैलेंसी जो कार्बन की है ये एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का जो इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स से। तो फास्फोरस और सल्फ़र अपने स्मॉलर साइज़, रिलेटिवली स्मॉल साइज़ होने के बावजूद भी जो इनकी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन से भी ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं डिफरेंट जॉइंट्स या मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये इनको एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फास्फोरस और सल्फ़र भी इम्पॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स में शुमार होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स मैंने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर की बात की थी। तो जो हमारी ज़िंदगी की इब्तदा है
वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे, यानी कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं थी। तो इस टाइम पे लाइफ जो थी वो विदाउट ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन अगर थी भी तो वो पैक्ड फॉर्म में थी, फ्रीली अवेलेबल नहीं थी। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था इनिशियली, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे लाइफ के वो एमोनिया और मीथेन वगैरह थे, जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद जो है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आ गया हमारे पास, और ऑक्सीडाइजिंग में फिर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और हमारे पास फिर ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स भी हमें मिलना शुरू हो गए। तो ये विद ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन जो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म वो ऐसी फॉर्म में थी जो फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन से फिर हम किस तरफ गए, एरोबिक कंडीशंस में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अर्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मैंने अभी ज़िक्र कर दिया है। वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है। और ये बेसिकली इनिशियली ये सबसे ज़्यादा वैलिड हैं, क्योंकि इनमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग की कैपेबिलिटी है, बिकॉज दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आयंस भी इन्वॉल्व हैं। ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस हैं, कैल्शियम के आयंस, पोटाशियम के आयंस, इसके अलावा सोडियम के आयंस, ये भी लाइफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं और आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा अर्लियर में ये भी याद रखें कि अर्लियर लाइफ में मोनोमर्स थे, और ये मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर्स बनते गए। मोनोमर से पॉलीमर की तरफ लाइफ जो है वो मूव की है। अब एमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर है जो प्रोटीन फॉर्म करता है, और इसका पॉलीमर जो है वो प्रोटीन है। हमारी जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए के, यानी कि जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, इसमें भी 5 कार्बन शुगर इन्वॉल्व होती है। तो पॉइंट ये है, इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस प्योरीन या पिरीमिडीन इस्तेमाल होती है, नाइट्रोजन की बेस, और एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये फास्फोरस फिर आ गया फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में, और ये भी एक मोनोमर है। मोनोमर से पॉलीमर बना हुआ है जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं। हमारे न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये भी पॉलीमर्स हैं डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स के। इसके अलावा एटीपी है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, जो कि हमारा एनर्जी का सोर्स है, जो कि बॉडी में सेलुलर लेवल पे स्टोर होता है एनर्जी का सोर्स एडिनो ट्राईफॉस्फेट। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स कंपोज्ड होता है ऑफ फास्फोरस, इसका एक यूनिट है, और इसके अलावा जो है ये भी एक पॉलीमर है बायोमॉलिक्यूल्स का। ये एक एमाइनो एसिड है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, कार्बोक्सिलेट आयन है COOH से, और एमोनियम आयन है। तो ये एमाइनो एसिड है जिससे मिलकर प्रोटीन बनती है। ये भी हमारा अर्लियर लाइफ मॉलिक्यूल है। 20 के करीब 20 एमाइनो एसिड्स हैं जो हर किस्म की प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये भी हमारे बायोमॉलिक्यूल में शुमार होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारी शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कहते हैं, ये भी बायोमॉलिक्यूल है और लाइफ सस्टेनिंग प्रोडक्ट है। तो हमारा जो फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सब जानते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी खुराक,
किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल वो साइट है जहाँ पे ये एनर्जी सस्टेनिंग एक्टिविटी टेक प्लेस करती है। क्लोरोफिल एनर्जी डिराइव करता है सनलाइट से और क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 water molecules react to form 1 molecule of glucose and releases 6 oxygens। और हमारी रेस्पिरेशन बिल्कुल इसका उल्ट है। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है और टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एक दूसरे के उल्ट प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं। और बात शुगर की है जो कि एक बायोकेमिकल है और मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये याद रखिएगा कि कहीं ये टर्म आ जाती है मैक्रो मॉलिक्यूल की और माइक्रो मॉलिक्यूल की। मैक्रो मॉलिक्यूल मीन्स अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी मोनोमर यूनिट्स। मैनी यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स कह लें या मोनोमर्स कह लें। मोनोमर के लफ्ज़ से कंफ्यूज नहीं करना आपने। मोनोमर का मतलब यही है कि स्मॉलर यूनिट्स, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन की चेन अगर इस तरह से दोनों साइड पे एक्सटेंड करती जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बोनाइल कार्बन की, इसको एक यूनिट के तौर पर देख सकते हैं मोनोमर। और ये कोई बायो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए अगर फॉर इंस्टेंस। और इसी तरह से मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप की चेन अगर कोई एक्सटेंड होकर कोई बायो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाए जो लाइफ सस्टेनिंग प्रोडक्ट हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये फिर आप कह सकते हैं कि मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैव फॉर्म्ड अ मैक्रो मॉलिक्यूल, अ लार्जर मॉलिक्यूल। अब ये मैं अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये इसके एक एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये 6 कार्बन शुगर है, और बाकी इसके साथ एंड पे CH2OH है, और यहाँ पे भी C के साथ डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और एक साइड पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि इसको आप क्या कह सकते हैं, एक पॉलीमर कह सकते हैं, एक जॉइंट कह सकते हैं ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स as well as different units. So this is an aldehyde COOH. These are all, this is a hydroxyl group. So this is a glucose and one of the most basic carbohydrate, जिसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये एक बात डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जितना जब चेन लंबी होती जाती है तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स भी और स्पेसिफ़िकली जितना जब कार्बोहाइड्रेट्स भी और भी बायोमॉलिक्यूल जो हैं ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वेरिएशन से, इनकी पोजीशन की वेरिएशन से जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये हमें मिलते हैं इनके। तो ये विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, विद रिस्पेक्ट टू 3D ओरिएंटेशंस डिफरेंट किस्म की आइसोमेरिज्म शो करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर जब आइसोमर्स के नतीजे में स्ट्रक्चरल वेरिएशन जो होती है उसके नतीजे में फिर प्रॉपर्टीज़ भी उस रिस्पेक्टिव शुगर की डिफरेंट
होती जाती हैं। जो लाइव प्रोसेसेस हैं जिनको हमारे बायोमॉलिक्यूल्स डील करते हैं, उनमें से मैंने एक दो के नाम लिए हैं। एक तो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी प्रोसेसेस जो होते हैं, प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एनर्जी या प्रोसेसेस बाय विच सेल्स डिराइव एनर्जी। तो ये वाले प्रोसेस कभी भी बायोमॉलिक्यूल्स के बगैर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है, एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, लार्ज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, वो स्टोर हो जाते हैं, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं फिर इनके वो फिर टूटते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर कैटाबॉलिज्म में एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन लार्ज कंपाउंड्स आर ब्रोकन। उनके जो बॉन्ड्स हैं, बेसिकली जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं, तो उसके नतीजे में फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड का लफ्ज़ मैंने बोला था कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में, फास्फोरस और सल्फ़र के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत अहम है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड एक एनर्जी स्टोरेज पैकेज है पूरे का पूरा। अब यहाँ पे इसने एक छोटा सा साइकिल दिखाया है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को। अगर आपने समझना हो तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। इसके अलावा हमारे जो हेरिडिटी ट्रांसफ़र है, यानी कि हमारे इनहेरिटेंस है जो, जिसमें हमारे इन्वॉल्व हैं डीएनएज़, आरएनएज़, तो यहाँ पे भी जो है ये हमारी, मैंने बताया अभी आपको पहले कि नाइट्रोजिनस बेस इन्वॉल्व है, प्योरिन, पिरीमिडीन्स, फॉस्फेट इन्वॉल्व है और 5 कार्बन शुगर इन्वॉल्व होती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के केस में मैं एक साइकिल सा बनाता हूँ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसने एनाबॉलिज्म किया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड में या लैक्टोज में आ गया, लैक्टेट आयन में, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट में। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज बनना है ये एनाबॉलिज्म है, यानी कि स्मॉलर से लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और लार्जर से टूट के वापस स्मॉल में कैटाबॉलिज्म। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क एंड बायोमॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बात यह है कि बाज़ बायोमॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, और बाज़ जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर लविंग एंड चार्ज स्पीशीज़।